हेलो एवरीवन। आज जेआईबी के चैप्टर 4 की शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आज का जो चैप्टर है वो है पेपर जेआईबी पेपर 1 का चैप्टर 4, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। क्या है रोल प्राइमरी सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर का और एमएसएमई का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, इस पर डिस्कस किया गया है। लेंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, हायर क्रेडिट टू रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड सेक्टर दैट रिक्वायर क्रेडिट बूस्ट। बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? जो भी आपके सीमांत और लघु कृषक हैं उन लोगों को लोन देना या उन लोगों को क्रेडिट अवेलेबल करवाना। रिन्यूएबल एनर्जी पर्पज से, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के लिए एक नेक्स्ट बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट करवाने के लिए भी क्रेडिट बूस्ट चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनसे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, और साथ ही कृषि संबंधी या इन चीज़ों से जुड़े जो भी अलाइड सेक्टर्स हैं, जो भी जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। MSMEs are among the country's strongest drivers of economic growth, innovation, employment। आगे MSME की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि वो कैसे कंपनी को कंट्री का ग्रोथ करते हैं, विकास करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उसमें रोजगार कैसे बढ़ाते हैं, ये सब बताया गया है। अब आते हैं डेफिनेशन एंड रोल, प्रायोरिटी सेक्टर के कैसे डिफाइन करेंगे और क्या रोल है प्रायोरिटी सेक्टर का। बैक टू 1967 when Morarji Desai, the deputy prime minister and minister of finance government of India, stated that there had been persistent complaints that several priority sectors such as agriculture, small scale countries and exports had not received their fair share of bank aid। देखिए ये मैं सिर्फ ये पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको उसका उद्भव पता होना चाहिए कि ये प्रायोरिटी सेक्टर शब्द कहाँ से आया। ये शब्द 1967 में मोरारजी देसाई, जो कि उस समय के उप प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी थे, उनके द्वारा ये टर्म दिया गया था प्रायोरिटी सेक्टर। उन्होंने ये कहा था कि देश की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो भी प्रायोरिटी यानी जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए, जिन क्षेत्रों को, उनको उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है बैंक की तरफ से, मतलब उनको क्रेडिट यानी कि लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट। बाद में उसको एमएसएमई बोला गया, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी पीएसएल में डाल दिया गया, वो सब बात की चीज़ें हैं। इनकी इस बात के बेस पे इन्होंने कब कहा था? दिसंबर 14 1967 को। इसके बाद 23 दिसंबर 1967 को ही एक बिल आया लोकसभा में, उसमें क्या नाम था? सोशल कंट्रोल ओवर बैंक्स। बेसिकली वो बैंकिंग लॉज में कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए, और उसके थ्रू, उन बैंकिंग लॉज के चेंजेस के थ्रू जो बैंक है उनके ऊपर सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया गया, ये समझ लीजिए। उससे पहले देखिए बैंक एक पूरी तरह प्राइवेट एंटिटी थे, अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई 1967 से। आपको याद भी होगा 1969 में पहला नेशनलाइजेशन भी हो गया था बैंक्स का। तो कुल मिलाकर के यहीं से शुरुआत हुई जब बैंक्स के ऊपर कंट्रोल शुरू किया गया। बैंक्स वर डायरेक्टेड टू अलाइन देयर एक्टिविटीज़ विद नेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू सोशल कंट्रोल। बैंक्स को ये बैंकों को ये दिशा निर्देश दिए गए कि वो जो राष्ट्रीय लक्ष्य जो रखा गया है देश का, उसके हिसाब से काम करें, और इस तरह से उनके ऊपर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया गया धीरे धीरे। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर आइडेंटिफाइड इंडिया, देखिए आप सभी को पता होगा कि क्या क्या प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। बेसिकली इसमें 8 आते थे, लेकिन अब 9 चीज़ें आती हैं। तो ये देख लेते हैं क्या क्या है। आरबीआई रिवाइज पीएसएल गाइडलाइंस ऑन 4 सितंबर 2020। 4 सितंबर 2020 को आरबीआई ने पीएसएल गाइडलाइंस रिवाइज करी। देखिए ये सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप अगर इन चाहे बुक के थ्रू पढ़ लीजिए, चाहे इन वीडियोज़ को रिपीटेडली सुन लीजिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में वीडियोज़ को कान में लगा लीजिए और सुनते चले जाइए। बार बार आप सुनेंगे तो आपको अपने आप ही ये चीज़ें इतने दिमाग में बैठ जाएंगी, जब ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। और एम है एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है, ना कि टॉप करना। तो 4 सितंबर 2020 को आरबीआई ने पीएसएल गाइडलाइंस दी थी, बाय इंक्लूडिंग बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप्स अप टू ₹50 करोड़। आरबीआई ने यह कहा था कि बैंक को फाइनेंस करना है स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक के, और इसके हिसाब से उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में क्या चीज़ें डाली थी? एग्रीकल्चर यानी कृषि, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन और अन्य, ठीक है, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिए थे। अब प्रायोरिटी सेक्टर के नीचे टारगेट्स दिए हुए हैं, क्या क्या नॉर्म्स है प्रायोरिटी सेक्टर समझने से पहले देखिए आप एएनबीसी क्या होता है। एएनबीसी होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और दूसरा होता है COBE, फुल फॉर्म है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस एक्सपोजर, क्रेडिट इक्विवेलेंट COBE का मतलब है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इन्हीं के परसेंटेज में पीएसएल के टारगेट्स दिए गए हैं। कैसे हैं टारगेट्स, ये देख लीजिए क्या क्या कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी क्या है? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, एग्जाम्पल आरआरबीज एंड एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड एसएफबीज। एसएफबीज क्या? स्मॉल फाइनेंस बैंक।
आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस हैं। कुल मिलाकर के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं। जो नहीं इंक्लूड है वो फॉरेन बैंक्स, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नॉर्मली कमर्शियल बैंक का क्या टारगेट दिया गया? 40% ऑफ एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या फिर सीईओबीई यानी कि क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ लेस नहीं, विच एवर इज़ हायर। तो पहला कमर्शियल बैंक्स के लिए 40% हो गया। फॉरेन बैंक्स के लिए क्या होता है? 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज़ हायर, आउट ऑफ विच अप टू 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स। इनके लिए बस ये चेंज है। 40% इनको भी करना है, फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उनको भी 40% करना है, लेकिन उसमें से 32% वो एक्सपोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। उसके अलावा जो ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर दिए उनमें कम से कम 8% देना ही देना है। आरआरबी का देखिए सबसे ज़्यादा होता है 75%। इसी तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 75% करना है। तो आप समझ लीजिए कमर्शियल बैंक या वो फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा है इंडिया में, उनको 40% करना है। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको भी 40% करना है, लेकिन उसमें से 32% वो एक्सपोर्ट में दे सकते हैं। आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% करना है। किसका? एएनबीसी या सीईओबी का, विच एवर इज़ हायर। अब इसको भी फर्दर और डिवाइड किया गया है। इनका जो बाइफर्केशन है 40% में भी और डिटेल्स दिए गए हैं। उसमें देखिए 3 चीज़ें ली हैं, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज और एडवांस टू वीकर सेक्शंस। ऊपर हमने पढ़ा था ना वीकर सेक्शंस। तो इन तीन को किस तरह से बांटा गया है? सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो 20 ब्रांचेस से ज़्यादा हैं जिन फॉरेन बैंक्स की, उनके लिए 18% देना है उनको एग्रीकल्चर में, ठीक है। 7.5% देना है उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस में, और 12% देना है उनको एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए। जो फॉरेन बैंक्स हैं इनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, उन पर ये जो बाइफर्केशन है वो अप्लीकेबल नहीं है। उनको सिर्फ वही 32 और 8% जो शुरू में बताया था वो है। आरआरबीज के लिए कहा गया एग्रीकल्चर को देना है 18%, ठीक है, जिसमें से 10% जो है उनका वो प्रेस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एसएमएफ मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उसके बाद उसमें 7.5% इनको भी माइक्रो को देना है और 15% वीकर सेक्शन को। स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 18% एएनबीसी का देना है उनको एग्रीकल्चर में, 7.5 और 12। देखिए सारे सब में सभी में सेम है लगभग 18%, 7.5% और 12%। ये ध्यान कर लीजिए तीनों का, ठीक है। अब आते हैं, देखिए डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली डेफिनेशन एमएसएमई की चेंज की गई है। पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की अलग अलग डेफिनेशन चलती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको एक ही कर दिया गया है। तो अब जो चेंज हुआ है, कब से चेंज हुआ है? 26 जून 2020 से। कब से चेंज हुआ है, किस नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज हुआ है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ नई डेफिनेशन या नया जो क्राइटेरिया है वो ध्यान रखना है। अब क्या है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसको किसको कहते हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइजेस जिनमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी में वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 करोड़ से कम है, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है। टर्नओवर मतलब एनुअल की बात की गई है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या हो गया? जो उसका प्लांट और मशीनरी की जो कीमत है वो 1 करोड़ से कम है, और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्या है? प्लांट और मशीनरी 10 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़। देखिए 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है? जो प्लांट और मशीनरी है वो 50 करोड़ तक, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ का। तो आप ये ध्यान कर लीजिए। देखिए याद करने का तरीका क्या है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, पहले 1 कर दीजिए, फिर इंटू 10 कर दीजिए, फिर इंटू 5 कर दीजिए। ये ध्यान कर दीजिए, 10 गुना फिर 5 गुना, इतना बस ध्यान कर लीजिए आप कर दे। तो 1 करोड़ 5 करोड़ हो गया माइक्रो का। तो स्मॉल का क्या हो गया? 10 गुना, 10 करोड़ 50 करोड़। और मीडियम का क्या हो जाएगा? उसी का 5 गुना आगे और। तो हो गया आपका 50 करोड़ और 250 करोड़। याद हो गया आपको तीनों? अब इसके बाद बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की। ये जितने भी ये जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है, इनको कहाँ पर रजिस्टर करना है? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, और उसमें इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और सर्टिफिकेट के संबंध में एक वीडियो पहले बना चुके हैं, वो आप लोग लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। यदि टाइम मिला तो मैं ऊपर आई लिंक में डाल दूंगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ये देखिए आगे कंपैरिजन दिया गया है नए और पुराने में। आप चाहे तो इसको एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ करेगा, क्योंकि जनरली इसको पुराने पुराने को पूछते नहीं। जनरली आप नया याद रखिए, उससे आपको 1 करोड़ 5 करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़, और उसके बाद आपका 50 करोड़ और 250 करोड़, ठीक है, 5 गुना कर दिया।
The launch of the new Udyam registration portal in July 2020 is one of the recent efforts made by government to boost the ease of doing business. अगर कोई ये पूछता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का मूल उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई। देखिए अपने वहाँ पेपर वर्क और रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं प्रमोट किया जाएगा तब तक जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे और ओवरऑल कंट्री ग्रोथ में दिक्कत होगी। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है उसमें एमएसएमई का क्या योगदान है और क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया गया है। एमएसएमई को देखिए उन्होंने क्या कहा है, रिगार्डेड एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के लिए या आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए जो एमएसएमई है वो एक इंजन की तरह काम करता है। लेकिन खास बात क्या है, सस्टेनेबल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। देखिए ये सब आपको अगर आप सब्जेक्टिव पेपर होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, सब याद रखना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ये वर्ड तो रट लीजिए, बिल्कुल बार बार काम आता है आपको। एमएसएमई का प्रेजेंट स्टेटस इंडिया में क्या है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जो भी आपका एमएसएमई को करना है वो कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हैं उनको बढ़ावा देने का इस समय उनका मेन उद्देश्य है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात की गई है कि एमएसएमई का क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो 14-15 से लेकर 18-19 तक का चार्ट दिया है, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लीजिए कि लगातार इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। 14-15 में देखिए 29.34% था जीडीपी में एमएसएमई का शेयर, 18-19 से बढ़कर 30.27 हो गया। बीच में हालांकि थोड़ा कम भी हुआ है, अगर देखेंगे आप 16-17, 17-18 के बीच में, नहीं सॉरी 16-17 नहीं, 48-25 नहीं, हाँ ये 15-16 और 16-17 के बीच में, लेकिन वो बहुत माइन्यूट सा कम है। बैंक एड टू एमएसएमई सेक्टर, बैंक लेंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस ग्रो 27% ईयर ऑन ईयर। ये एक बस डेटा दिया गया है जो कि याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एमएसएमई सेक्टर हैज़ बीन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई सेक्टर 11.10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करा है एमएसएमई सेक्टर ने। ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फॉर एमएसएमई, गवर्नमेंट हैड एडेड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर। ये स्कीम याद कर लीजिए, CBFTE, क्रेडिट बिल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर। FTE याद रहेगा, फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर, ठीक है। और CB क्या हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग। कुल मिलाकर के इनको क्षमता बढ़ानी है एमएसएमई, जिससे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाकर वैश्विक स्तर पर एक्सपोर्ट कर सके, निर्यात कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्या स्कीम बनाई है, CBFTE। FTE मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, और CB क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये देखिए तोड़ के सिर्फ इसलिए बोल देते हैं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो CBFTE, क्रेडिट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे जो स्कीम्स के शॉर्ट फॉर्म है उसको एक अलग पेज पर नोट भी कर सकते हैं तो आपको याद रहेगा। एमएसएमई सेक्टर हैज़ हेल्प द कंट्री टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव एमएसएमई सेक्टर ने अचीव किए हैं, हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए डोमेस्टिक यानी जीडीपी प्रोडक्शन में, जीडीपी में इन्होंने बहुत योगदान करते हैं क्योंकि अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू उत्पाद जो होते हैं उसमें। एक्सपोर्ट अर्निंग है, निर्यात के द्वारा जो देश को जो आय प्राप्त होती है उसमें अच्छा खासा योगदान होता है। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए कोई बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, सेटअप करेंगे तो बहुत पैसा लगता है। एमएसएमई में बहुत कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है और उसके अलावा उसके अतिरिक्त जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है देश को। लोकेशन वाइज मोबिलिटी, क्योंकि छोटी यूनिट्स होती हैं तो मोबिलिटी भी होती है, यानी आज आपने यहाँ खोला है, कल को कुछ प्रॉब्लम हुई आप शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरी ब्रांच खोल सकते हैं, दूसरा सेंटर फैक्ट्री खोल सकते हैं। लो इंटेंसिव इंपोर्ट्स, देखिए एमएसएमई में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो घरेलू स्तर पर बन रहे हैं, मतलब कि वैश्विक स्तर पर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, देश में बन रहे हैं। ऐसे में इंटेंसिव जो इम्पोर्ट्स, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं होता, इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं चीज़ें उसको हम देश के अंदर तैयार कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा आयात और निर्यात का जो हमारा गैप बना होता है तो उसमें आयात हमारा अपने आप कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमने देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर ली। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिफेंस प्रोडक्शन, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में ऐसी बहुत छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। उसमें एक तो आपका देश का जो सिक्रेसी है वो भी, सिक्योरिटी सिक्रेसी भी आउट होती है, और साथ ही साथ महंगा भी पड़ता है क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज से उसको इम्पोर्ट करते हैं। ऐसे में एमएसएमई अगर उसमें इन्वॉल्व होता है तो धीमे धीमे वही प्रोडक्ट्स यहीं बनने लगते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें ओवरऑल डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, देश के अंदर घरेलू उत्पादों में और साथ ही साथ जो भी चीज़ें निर्यात की जा रही उनमें एक अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस तैयार होता है। यानी कि एक सब कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कौन बनाएगा तो और अच्छी ग्रोथ होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन जीडीपी, जीडीपी में एमएसएमई का क्या योगदान है। ब्रॉड नेटवर्क ऑफ 64 मिलियन फर्म्स, ये कहा गया है कि 64 मिलियन फर्म्स हैं एमएसएमई की।
ओवर 45% ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग का उसमें से 45% एमएसएमई ही करता है। आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है जो रोजगार देता है तो वो क्या है, एमएसएमई सेक्टर। द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई has set a goal of increasing the MSME sector's contribution to GDP to 50% by 2025। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक टारगेट दिया हुआ है, क्या रखा हुआ टारगेट, एक उसका लक्ष्य क्या रखा है गोल, कि एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में 2025 तक योगदान कितना कर देंगे, 50%। रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए एमएसएमई सेक्टर्स में, द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर एमएसएमई इज अबॉलिश्ड। ये देखिए बताया गया है रिसेंट 2020 का जो नोटिफिकेशन था जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, 1 करोड़ और 10 करोड़, याद आ गया, 1 करोड़ 5 करोड़, फिर 10 करोड़ 50 करोड़, फिर 50 करोड़ और 250 करोड़। तो ये जो पहले पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर अलग अलग डिफाइन होते थे, लेकिन अब दोनों को एक ही कर दिया गया। मेक इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ये सब एफर्ट्स हैं आगे के। देखिए इन्होंने पूछा था क्या क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स किए गए हैं, तो एक इनिशिएटिव उसमें से क्या है, एमएसएमई में मेक इन इंडिया किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इंड्यूस द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन सितंबर 2014। 2014 में देखिए बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसी के बाद उन्होंने क्या किया था, मेक इन इंडिया। तो आपको ईयर अपने आप याद रहेगा कि सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया आया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्निंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। मेक इन इंडिया लाने का मूल उद्देश्य क्या है, कि देश को जो है, हिंदुस्तान को जो है वो वैश्विक स्तर पर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार किया जा सके। ठीक है, कि उत्पाद तैयार भी करेंगे, उत्पाद डिज़ाइन भी करेंगे, किस, वैश्विक स्तर के। इसके लिए मेक इन इंडिया एक प्रोसेस था। मेक इन इंडिया के बेसिकली 4 पिलर याद, इसके 4 पिलर क्या हैं, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। देखिए बहुत ही कॉमन से याद कर सकते हैं आप अगर चाहें तो PISM याद कर सकते हैं, ठीक है, या PMIS याद कर लीजिए, PMIS डिपार्टमेंट होता है तो PMIS याद कर लीजिए, प्रोसेसेस, माइंडसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन सेक्टर्स, सबके आगे न्यू लगा दीजिए, अब याद रहेगा। मेक इन इंडिया के 4 पिलर क्या है, PMIS, प्रोसेसेस, माइंडसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर्स। अब इसके आगे देखिए उन्होंने और क्या 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 इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये भी एक इनिशिएटिव है। ड्यूरिंग कोविड-19 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री क्रेडिट स्कीम दैट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट 45 लाख एमएसएमईज। कोविड के टाइम में क्या था, सबके पास क्रेडिट की कमी हो गई थी, तो उस समय गवर्नमेंट ने एक शुरू की स्कीम ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कितने रुपए की, 3 लाख रुपए की, जो कि कोलेटरल फ्री स्कीम थी, जिससे कि एमएसएमई को योगदान दिया जा सके। किस लिए, जिससे कि उनको एक रीजनेबल इंटरेस्ट, फ्री में नहीं था ये, एक इंटरेस्ट उनको ROI देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रहेगा, लेकिन एक रीजनेबल रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा एमएसएमई के लिए, जिससे कि कोविड से जो हिट हुआ है इंटरप्राइजेस को वो अवॉइड किया जा सके। अगला क्या इनिशिएटिव है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये आप सभी को पता होगा, CGT-MSE की जो गारंटी होती है, ये क्या, इसमें क्या किया गया है, 1 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन्स की व्यवस्था की गई है। किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ MSE एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने। ठीक है, एमएसएमई और सिडबी ने मिलकर कोलेटरल फ्री लोन्स 1 करोड़ रुपए तक के देने के लिए CGT-MSE एक इनिशिएटिव लिया। फुल फॉर्म क्या है CGT-MSE का, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। देखिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज आपको याद रहेगा MSE, CGT क्या हो गया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, F नहीं है कुछ भी लेकिन ट्रस्ट याद है, क्रेडिट गारंटी फंड और ट्रस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमई। ठीक है, जो बताया मैंने कि एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। एक और स्कीम आई ISEC, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। It facilitates borrowing from banks and bridges the gap between the availability of funds from budgetary sources and the real financial requirements। देखिए क्या सब्सिडी देनी है उसके लिए क्या किया गया, एक सर्टिफिकेट बनाया गया, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की। इंटरेस्ट पे क्या सब्सिडी मिलेगी, देखिए नाम में दिख ले, इंटरेस्ट पे क्या सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का मेन उद्देश्य क्या था, कि जो भी बैंक फंड दे रहे हैं उसके अलावा जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके बीच में कुछ गैप आ रहा है ना, उस गैप को ब्रिज करने के लिए इस सर्टिफिकेट यूज़ किया गया। अगला है स्टार्टअप इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इन जनवरी 2016 विद द टैगलाइन स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। ये सबको याद होगा टैगलाइन। 2014 में क्या आया, मेक इन इंडिया, और जनवरी 2016 में क्या आया, स्टार्टअप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया टू प्रोवाइड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर ईदर फीमेल्स और बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी। स्टैंड अप इंडिया का काम क्या था, SC/ST कम्युनिटी या फीमेल्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। असिस्टेंट टू स्टार्ट द ग्रीन फील्ड बिजनेस वेंचर। ग्रीन फील्ड बिजनेस वेंचर क्या होता है, ग्रीन फील्ड बिजनेसेस वो होते हैं जो कि जीरो से शुरू किए जाते हैं। ठीक है,
ये आप याद रखें, ग्रीन फील्ड आप ग्रीन से याद करते हैं, ग्रीन मतलब नेचुरल कलर्स को ग्रीन से रेफर किया जाता है। तो उससे ध्यान करिए कि जब बीज से यानी सीड से बिल्कुल जीरो से जो वेंचर शुरू किए जाएंगे उनको ग्रीन फील्ड कहा जाता है। उसके लिए असिस्टेंस दी जाएगी कितने तक की, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है। लेकिन किसको, सिर्फ फीमेल्स को और SC ST को, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत। अगला आ जाता है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए ये ध्यान कर लीजिए कि PLI स्कीम कोई पहली बार नहीं आई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब ये होता है कि जब भी देश को ऐसा ज़रूरत है, चाहे फूड ग्रेन्स में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, ये आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। जब भी देश को अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होता है तो वो लोग ऐसा इंसेंटिव गवर्नमेंट निकालती है जो कि प्रोडक्शन लिंक होगा, मतलब जितना प्रोडक्शन करोगे उसी हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। तो क्या होता है कि सारा जो भी कृषि वर्ग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो भी उस सेक्टर में काम कर रहा है, जिस सेक्टर के लिए PLI आया है, उसमें वो लग कर काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो कंट्री क्या हो जाती है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाती है। इसीलिए इसमें भी इन्होंने गवर्नमेंट ने MSME के लिए निकाला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके लिए कितना एलोकेट किया गया, 1.97 लाख करोड़ एलोकेट किया गया यूनियन बजट 21-22 में। PLI का मतलब समझिएगा क्या होता है, ठीक है। ये कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए किया गया है। अब PLI एलोकेशन देखिए आगे सब में दिया है, किस सेक्टर में कितना PLI दे रहे हैं, यानी प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव कितना दे रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,951, फार्मास्यूटिकल के लिए 15,000। देखिए कितना अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि क्या इन पर PLI है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था, अब देखिए काफ़ी इंपोर्ट कम हो गया, अब देश के अंदर काफ़ी फैक्ट्री सेटअप हो चुकी हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए, वाइट गुड्स यानी कि AC और LED जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उनके लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, बैटरीज। ये बैटरी वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। आपको याद होगा जब कोविड चला तो उस समय चिप आना बंद हो गए थे चाइना वगैरह से, तो उसकी वजह से अच्छा खासा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो बहुत हिट कर गया था। तो इसलिए भी इसमें भी सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी आपकी बच जाती है, आपका पैसा बचता है देश का, और ओवरऑल सेल्फ सफिशिएंसी आने से आप किसी पर डिपेंड नहीं रह जाते हैं। इंसेंटिव रेंजिंग फ्रॉम 4% to 6% ऑन एडिशनल सेल्स अब द बेस ईयर ऑफ 19-20। देखिए इसमें 2019-20 को एक बेस ईयर बनाया गया, उसके ऊपर जो भी सेल होगी उसमें उसका कितना 4 से 6% तक इंसेंटिव दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने PLI बनाया था। इसमें 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बताए गए, सारे ऊपर 13 लिखे हुए हैं। 13 इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज सेक्टर्स विच मेक इंडियन फर्म ग्लोबली कम्पिटिटिव। इसको करने से देखिए क्या होगा, जो आपका फर्म्स हैं वो वैश्विक स्तर पर कंपटीशन देंगी, और इससे क्या होगा, इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कोर कॉम्पिटेंसीज। साथ ही साथ जब आप इसमें PLI देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ठीक है। बूस्ट एक्सपोर्ट्स, निर्यात आपका बढ़ जाएगा। एंड डबल फार्मर्स इनकम, इससे फार्मर्स यानी कृषक की जो आय है वो भी दोगुनी हो सकती है। सम ऑफ द अदर स्कीम्स क्या हैं, उद्यमी मित्र पोर्टल, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उद्यमी मित्र पोर्टल किसने बनाया, SB सिडबी ने लॉन्च किया है। MSME संबंध, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर MSME बाय सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज। MSE संबंध देखिए एक ऐसा पोर्टल है जहां पर MSME के जो भी सामान बना रहा है उसको सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज CPSE जो होते हैं, मतलब जो भी केंद्र की जो भी पब्लिक एंटरप्राइज हैं वो लोग उससे प्रोक्योर करेंगे, यानी कि सामान किससे लेंगी, MSME से। उसके लिए पोर्टल कौन सा है, MSME संबंध। ये MSME संबंध कुछ कुछ आप जेम पोर्टल की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। फिर MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल बनाया गया कि यदि पेमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट या PSEs यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से डिले होगा तो उसकी कंप्लेंट या उसके लिए भी ग्रीवेंसेस के लिए एक पोर्टल बनाया गया। डिजिटल MSME स्कीम, यूसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, गवर्नमेंट ने एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड किया जिसपे कि MSMEs डिजिटली काम कर सकें। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये आप सबको पता होगा, PMEGP के नाम से आप लोग जानते हैं। इसमें क्या किया गया, एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम दिया गया जो कि किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इसको स्फूर्ति भी कहते हैं। स्फूर्ति का मतलब क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो भी पुराने उद्योग थे उनको रीजनरेट करने के लिए कुछ फंड दिया जा रहा है, ठीक है। पूरा देखिए नाम में स्फूर्ति, किसी में स्फूर्ति भरना ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो स्फूर्ति का मतलब भी ये हुआ, जो वर्बल मीनिंग हुआ वो भी आप समझ गए। तो कुल मिला के पुराने जो ट्रेडिशनल उद्योग थे उनको रीजनरेट यानी दोबारा शुरू करने के लिए, उनमें दोबारा जान भरने के लिए एक फंड दिया जा रहा है, उसी स्कीम का नाम है स्फूर्ति। ऑर्गेनाइजेस इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस इनटू क्लस्टर्स एंड मेक दम कम्पिटिटिव बाय एनहांसिंग देयर मार्केटेबिलिटी। देखिए अक्सर ऐसा होता है आर्टिसंस काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन मार्केटेबिलिटी यानी उनको उनको बाजार नहीं मिल पाता जहां वो सामान अच्छे से बेचें, या उन्हें उतना आता नहीं है। तो उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, उनको दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए स्फूर्ति स्कीम आई है। अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन
रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस स्कीम का नाम है एस्पायर। एस्पायर का फॉर्म क्या है? अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। पायर मतलब प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये है एस्पायर। कुल मिला के रूरल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। स्कीम का नाम है एस्पायर। इट क्रिएट्स न्यू जॉब एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से नया रोजगार भी उपलब्ध होगा तो बेरोजगारी अपने आप कम होगी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम है NMCP, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाएगा कि आपस में कंपटीशन बढ़ सके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। यदि कोई डाउट होगा तो आप अलग से पूछ सकते हैं। देखिए आगे फिर लिया हुआ है, PLI का मेन काम क्या है? इंडियन फर्म्स को ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर कम्पिटिटिव बनाना। उद्यमी पोर्टल किसने लॉन्च किया? सिडबी ने। कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।